हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं सीआरपीसी का, दैट इज़ एफआईआर, जिसकी फुल फॉर्म में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने बहुत बार सुना ही होगा कि एफआईआर की गई है तुम्हारे खिलाफ या फिर उस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है एफआईआर होता क्या है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर के बारे में बताया गया है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं या फिर ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एफआईआर से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपका एफआईआर का टॉपिक अधूरा रह जाए। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपसे प्रीलिम्स में या इंटरव्यू के टाइम पर पूछे जा सकते हैं, या फिर जब आप मेंस लिख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप एफआईआर के बारे में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले पूछा जाता था, अब नहीं, बट स्टिल यू शुड नो। तो एफ मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली जानकारी, किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग जो पहली जानकारी दी जाती है उसे आप एफआईआर कहते हो। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी में दिया ही गया हुआ है, ये सेक्शन भी हम अभी रीड करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि व्हाट इज़ एफआईआर, ऑफ कोर्स ये तो हम करेंगे ही। उसके बाद देखिए हाउ मेनी कॉपीज़ ऑफ एफआईआर आर रिक्वायर्ड और मेड, कि जब आप एफआईआर की जाती है तब कितनी कॉपीज़ होती हैं, ये इंटरव्यू में पूछा भी गया था बेसिकली। तो जैसे कि आप एडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पीपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑफकोर्स प्रोसीजर लॉ तो आपको पता ही होना चाहिए ना, क्रिमिनल लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर, ज़ीरो एफआईआर क्या रहती है, व्हाट इज़ मल्टीपल एफआईआर्स एंड हाउ इट क्वैश्ड, अगर किसी ऑफेंस में बहुत सारी एफआईआर्स अगर कर दी गई हो अलग अलग पुलिस स्टेशन में, तो उसमें क्या किया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, उन्हें किस तरीके से क्वैश किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज़ क्रॉस एफआईआर, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, तो जो अगर एफआईआर की गई है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहती है, जब ट्रायल चलता है एविडेंसेस आते हैं ना, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी रहती है या फिर क्या रहती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। कैन ए क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू एन एफआईआर, क्या कोई भी जानकारी आधी अधूरी, जिसे आप क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कहते हैं ऑफेंस के रिगार्डिंग, क्या आप उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यहीं तक नहीं हम लिमिटेड रहेंगे, हम इसमें आपके केस लॉज डिस्कस करेंगे, जो लैंडमार्क केसेस है वो हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एफआईआर क्या होती है। देखिए एफआईआर की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एफआईआर के बारे में बताया गया है। ऑफेंस जो होता है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता है तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ही एफआईआर की जाती है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको हम एनसीआर बोलते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी जानकारी, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस की जानकारी अगर आप पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो आप उसको बोलते हो एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो सेक्शन 155 में वो बताया गया है। 154 सिर्फ एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस में मिली हुई जानकारी, उसको आप एफआईआर कहते हो। अभी इसको हम रीड आउट करेंगे इस सेक्शन को, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ग्रेव ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको इंस्टेंट एक्शन लेना होता है, उसमें आप उस व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो। और अरेस्ट वारंट कौन इशू करता है, मैजिस्ट्रेट इशू करता है। तो आप मैजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करते हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आप तुरंत एक्शन ले सकते हो, उस व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो। नॉन कॉग्निजेबल में जो है पुलिस ऑफिसर इंतज़ार करेगा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, अरेस्ट वारंट का, जब वो अरेस्ट वारंट आ जाएगा तब उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है ये, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 154 को पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, सो सेक्शन 154 एक चीज़ और, बहुत बार ना स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर क्यों नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी एज सच। तो सेक्शन 154
इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जब कोई जानकारी आती है पुलिस ऑफिसर के पास, उसको हम एफआईआर बोलते हैं, उसको जब वो रिटर्न फॉर्मेट में लाता है। तो सबसे फर्स्ट वाला देखिए, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हर एक जानकारी जो भी रिलेटेड है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से, इफ़ गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर बोलकर वो पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का उसको अगर दी जाती है, शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम, तो इट्स मैंडेटरी शैल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि वो पुलिस ऑफिसर उसे लिखत में करे, मतलब रिटर्न फॉर्मेट में करे, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, या तो वो खुद उसको नोट डाउन करे या फिर वो किसी और दूसरे पुलिस ऑफिसर को ही बोल सकता है कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन लिखें, बट इन शॉर्ट ये कि उसको रिटर्न फॉर्मेट में लाना होगा, एंड रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और वो जो भी जानकारी उसके अंदर लिखेगा उस इन्फॉर्मेशन को, वो इन्फॉर्मेंट को वो बोलकर पढ़ के बताएगा। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, और जो व्यक्ति ये सारी जानकारी उस पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, वो जानकारी लिखने के बाद उस इन्फॉर्मेंट से उसके ऊपर साइन भी लिए जाएंगे। एंड द सब्सटेंस thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। तो ये जो सारी जानकारी है वो कहाँ लिखी जाती है, वहाँ ये एक एफआईआर डायरी रहती है, अराउंड 200 पेजेस की डायरी रहती है, उसके अंदर ये सारी जानकारी लिखी जाती है, और जो इन्फॉर्मेंट है उसका साइन लिया जाता है, उसको वो सारी डिटेल पढ़कर बताई भी जाती है, भाई किस चीज़ पे साइन ले रहे हैं तुमने, जो जो जानकारी दी है वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसका सेकंड देखिए, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1, तो अभी सब सेक्शन 1 के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया था, शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, तो जो इन्फॉर्मेंट है जो ये सारी जानकारी लाया है दे रहा है जो, उसको उसकी कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन बताया था कि भी एफआईआर की कितनी कॉपी रहती है, तो सिंपल सा है, उसकी 4 कॉपी की जाती है, बनाई जाती है। एक कॉपी जो है एसपी के पास जाती है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको दी जाती है। एक कॉपी आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाती है, जो भी हमने सेकंड में देखा फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड की जा रही है, और एक जो है पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर की जो डायरी रहती है उसके अंदर रखी जाती है। ठीक है, थर्ड देखिए, any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information, अगर जो पुलिस ऑफिसर ये सारी जानकारी लिखने से मना करता है, इन शॉर्ट की वो एफआईआर लॉन्च करने से अगर वो मना करता है, तो क्या किया जाएगा, इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न्ड हु, तो वो जो व्यक्ति है एग्रीव्ड पर्सन जो है वो चाहे तो उस सारी जानकारी को जो है लिख कर एसपी को भेज सकता है, इफ़ सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अगर एसपी को वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि भी हाँ ये जानकारी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में खुलासा कर रही है, शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, तो वो एसपी चाहे तो खुद से उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, या फिर उसके जो सबॉर्डिनेट जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है उसको भी बोल सकता है कि भाई जाओ तुम इन्वेस्टिगेशन करो, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, तो आपके इस कोड सीआरपीसी के अंदर जो तरीका जो प्रोसेस बताया गया है इन्वेस्टिगेशन का, उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके पास वो सारी पावर्स रहती है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलती है। अब एक छोटी सी चीज़ कि अगर किसी एरिया का आपको क्राइम रेट पता करना हो तो आप कैसे करते हो, एफआईआर के बेसिस पे करते हो, अगर ऐसे तो फिर देखिए बहुत सारी फेक एफआईआर्स रहती है, मल्टीपल एफआईआर्स हो जाती है, तो ऐसे बेसिस पे तो किसी भी एरिया का क्राइम रेट जो बढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर के बेसिस पर कभी भी क्राइम रेट नहीं कैलकुलेट किया जाता है। कितनी चार्जशीट, मतलब जो चार्जशीट लगाई गई है ना कोर्ट के अंदर,
उन बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि किसी एरिया के अंदर क्राइम रेट कितना बड़ा है। ज़्यादा चार्जशीट मीन्स ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, कम चार्जशीट कम क्राइम रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके सेक्शन 154 के अंदर। अभी और हम इसमें डिस्कस करते हैं पॉइंट्स अपने। ज़ीरो एफआईआर, ज़ीरो मतलब अंडा, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एफआईआर के ऊपर 00 लिख दिया जाएगा, नहीं। देखिए, हर एफआईआर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। जब कोई ऑफेंस होता है तो किसी थाने में जाके आप वो रजिस्टर करवाते हो एफआईआर, तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है एफआईआर का। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि ये जो ऑफेंस है ये कौन से एरिया में हुआ है या फिर उस एरिया का जुरिस्डिक्शन कहाँ लगता है, मतलब कौन से थाने में लगता है, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। सपोज़ करिए ऑफेंस हुआ दिल्ली में, लेकिन एफआईआर हो रही है जयपुर के अंदर, क्योंकि आप एफआईआर करने से मना नहीं कर सकते हो, सो कॉल्ड किसी रीज़न की वजह से आप दूसरे एरिया में एफआईआर करवा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर कहा जाएगा, क्योंकि उस पर वो नंबर नहीं डालते हैं, उसका वो स्पेस खाली छोड़ देते हैं। ये जनरली दो सिचुएशन में रहता है, जब या तो ये नहीं पता चलता है कि जुरिस्डिक्शन किसका बनता है। सपोज़ करिए कि कोई ऑफेंस है दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे हो गया और ये नहीं पता चल पा रहा कि ये एरिया दिल्ली में लगता है या हरियाणा में लगता है या फिर किस थाने के अंडर वो आता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी सबसे पास का थाना लगता है वहाँ जाकर आप एफआईआर करवा सकते हो। बस उस पर नंबर नहीं डाला जाएगा, जैसे ही पता चलेगा कि भी किसके जुरिस्डिक्शन में आता है तो उस थाने के पास उसकी कॉपी भेज दी जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये रहती है, कई बार आपने सुना होगा किसी बाहुबली के खिलाफ जो है एफआईआर कोई थाना रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, मतलब जिस जुरिस्डिक्शन में है वो, तो उसके खिलाफ वहाँ पर एफआईआर कर ही नहीं रहे हैं, पुलिस वाले मना कर देते, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, दूसरे किसी एरिया के थाने में जाकर आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो, क्योंकि पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता एफआईआर लॉन्च करने से। बस वही है कि आपकी ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर कर ली जाएगी, नंबर बाद में डाला जाएगा, बाद में उस जुरिस्डिक्शन वाले थाने के पास जो है उस एफआईआर को भेज दिया जाएगा और उस पर नंबर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहती है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जनरली एफआईआर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कुड ओनली बी यूज्ड एज टू कॉर्पोरेट द स्टेटमेंट ऑफ द मेकर अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारे यहाँ पर एविडेंस एक्ट के ही सेक्शन लिखे हैं। ज़्यादा डीप डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, वरना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, लेकिन आपके समझने के लिए इतना ये काफ़ी रहेगा। तो देखिए, सब्सटेंटिव एविडेंशियरी वैल्यू किस किस सेक्शन में इस्तेमाल होती है इसकी, देखिए अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, सेक्शन 21, सेक्शन 6, सेक्शन 8 जो कंडक्ट के बारे में रहता है, और सेक्शन 27 जो डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में है, वहाँ पर आप एफआईआर का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है इसकी, दैट इज़ अंडर सेक्शन 157, अगेन कॉर्पोरेशन पर्पज़ के लिए आप एफआईआर की जो स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सेक्शन 145 जो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अंडर सेक्शन 159 एंड 160 जो रिफ्रेशिंग मेमोरी, जब मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है तब आप एफआईआर की स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मल्टीपल एफआईआर्स क्या होती है और इन्हें क्वैश कैसे करवाया जा सकता है। देखिए, यहाँ मैंने 3 केस के नाम लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इशू से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट इज टी एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं सारे। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफक जहान 2006 का एक केस था। रमेश चंद्र नंदलाल पारेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 का एक केस था। तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल एफआईआर पहले समझाया, जो मैंने यहाँ लिखा ही है, ए वन ऑफेंस कमिटेड, एक कोई ऑफेंस हो जाता है, या फिर और सेवरल ऑफेंस कमिटेड, या एक से ज़्यादा ऑफेंस अगर कमिट हो जाते हैं इन वन ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के अंदर, एंड मोर देन वन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, और उन्हीं ऑफेंसेस पर एक से ज़्यादा अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है उसे हम मल्टीपल एफआईआर बोलते हैं। मतलब ऑफेंस इशू एक ही है लेकिन एफआईआर बहुत सारी हो गई हैं, तो उन्हें मल्टीपल एफआईआर बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाती हूँ। सपोज़ करिए ए और बी की लड़ाई हुई, यहाँ दिल्ली रोहिणी में लड़ाई हो जाती है, लेकिन बी जो है वो साउथ दिल्ली में रहता है, तो साउथ दिल्ली में जाके वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है,
वहाँ यहाँ रोहिणी में भी एफआईआर होगी उस इशू की, और जहाँ वो रहता है वहाँ पर भी एफआईआर होगी, हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो एक ही ऑफेंस रहा, उनकी लड़ाई हुई, लेकिन उस पर दो अलग अलग जगहों पे जो है उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवा लिए, तो मल्टीपल एफआईआर हो जाती है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई रॉबरी कर रहा है, कोई पर्सन रॉबरी करते करते वो दिल्ली नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाता है, फिर वो वेस्ट दिल्ली फिर आता है, तो ऐसे घूमते घूमते ना एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर वो मल्टीपल ऑफेंस कर देता है। और अगर उन सभी के लिए हर जगह पर एफआईआर हो जाती है तो हम उसे मल्टीपल एफआईआर बोलते हैं। सिंपल है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या करें? सो अंडर सेक्शन 482, आपको पता ही होगा हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है, तो अंडर सेक्शन 482 वहाँ एप्लीकेशन लगाइए और इन मल्टीपल एफआईआर्स को क्वैश किया जा सकता है। अगर किसी को 482 के बारे में जानकारी नहीं है तो उस पर मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड की थी, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉस एफआईआर। देखिए क्या होती है, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए ए और बी में लड़ाई हुई, ए जो है रोहिणी में आकर बी के खिलाफ एफआईआर करवाता है और बी जो है साउथ दिल्ली में जाकर ए के खिलाफ एफआईआर करवाता है, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सो ये क्रॉस एफआईआर होती है। इसमें क्या रूल रहता है, सेक्शन 482 का इस्तेमाल करके आप इसे क्वैश नहीं करवा सकते हो, लेकिन इसमें जो है क्लबिंग की जा सकती है, मतलब दोनों ही एफआईआर्स को क्लब किया जा सकता है और एक ही ट्रायल के अंदर डील किया जा सकता है। आप 482 का इस्तेमाल करके एक दूसरे की एफआईआर क्वैश नहीं करवा सकते हो, ठीक है। सो एफआईआर के इस टॉपिक से रिलेटेड ये केस बहुत लैंडमार्क केस है, ये मोस्टली पूछा ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने से रिलेटेड पूरी गाइडलाइन दे रखी है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2013 का एक मैटर डिसाइड हुआ था 2013 में। एक्चुअल में केस 2008 में आया था। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई गई थी अंडर आर्टिकल 32 हैबियस कॉर्पस की। एक माइनर गर्ल जो है वो किडनैप हो जाती है, तो उसके फादर जो है एफआईआर लॉन्च करवाने जाते हैं, बट जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। लेकिन बहुत प्रेशर आने के बाद जो है फिर फाइनली एफआईआर लॉन्च की जाती है, रजिस्टर की जाती है। लेकिन फिर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो रहती है, इन्वेस्टिगेशन जो रहती है, वो नहीं कंडक्ट करवाता पुलिस ऑफिसर, और ना ही जो प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए जैसे कि विक्टिम की सेफ्टी से रिलेटेड, वो भी वो कुछ एहतियात नहीं बरतता है। तो इस मैटर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2008 में आया था ये 2 जजेस बेंच केस रहा, फिर 2012 में 3 जजेस बेंच केस बना दिया गया, एंड देन उसके बाद 2013 में ये 5 जजेस बेंच केस रहा और 5 जजेस बेंच केस इसको डिसाइड किया गया था। तो आपके 5 जजेस के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन 154 में जो आपकी एफआईआर है उस पर पूरी गाइडलाइन बताई गई थी इस केस के अंदर, जो मैं अभी आपको लिख दूंगी। इस केस में जो है कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था आपके सेक्शन 154 को इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21, और सेक्शन 156 और सेक्शन 157 को भी कंसीडर किया गया था। गाइडलाइन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। वैसे सारी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट, आप कह लीजिए जो क्रक्स है उस गाइडलाइन का, वो मैंने यहाँ लिखा है। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सारा अभी एक्सप्लेन करने लगी तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। और एक चीज़ और, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेजर इश्यूज़ थे वो मैं आपको बताया। तो जनरली इसमें 2 ही मेजर इश्यूज़ थे। पहला कि भी अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी जानकारी अगर पुलिस ऑफिसर के पास आती है, उस पर अगर वो तुरंत एक्शन ले लेता है बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, तो क्या होगा, जो एक्यूज्ड है उसके राइट्स का क्या होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, झूठी एफआईआर भी रजिस्टर करवा ली जाती है ताकि किसी व्यक्ति को परेशान किया जा सके। दूसरा इशू ये था कि अगर बिना मतलब अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की और पुलिस ऑफिसर उस पर तुरंत एक्शन अगर नहीं लेता है, तो विक्टिम के राइट्स का क्या होगा। तो दोनों के ही राइट्स और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर। इसे पॉज करिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। नहीं समझ आता है तो मैं हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बाकी इट्स वेरी सिंपल, आप देख लीजिए।
कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले। चलो आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बताती हूँ कि जैसे क्या एफआईआर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? नो, इट्स नॉट अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। और क्या एफआईआर कोई प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट है एज गिवन इन सेक्शन 80 ऑफ एविडेंस एक्ट? नो, एफआईआर कोई प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। ये आपसे कई बार प्रीलिम्स में ही पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन कि क्या किसी बच्चे के द्वारा रजिस्टर की हुई एफआईआर या फिर किसी रिलेटिव पर्सन के द्वारा रजिस्टर करवाई हुई एफआईआर कोई वैलिड रहती है या फिर वो करवा सकते हैं क्या? यस, अगर कोई बच्चा एक ग्रोन अप चाइल्ड है जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस को समझ सकता है, देन यस वो एफआईआर करवा सकता है, वो वैल्यूबल है। और अगर कोई लुनेटिक पर्सन है, अगर वो एक नॉर्मल बिहेवियर के दौरान अभी उस मोमेंट पे वो ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन की तरफ बिहेव कर रहा है, वो समझ रहा है चीज़ों को, तो हाँ वो भी एफआईआर करवा सकता है और वो भी वैल्यू रखती है। लेकिन अगर वो दोनों में है, मतलब मेंटली अगर वो इंसेन है उस मोमेंट पे, नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एक ये चीज़ है, और अगर एफआईआर फाइल करने में अगर डिले हो जाता है तो क्या? इसके लैंडमार्क केसेस है, आप खुद देख लीजिएगा, ये नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर डिले होने का एक रीज़नेबल ग्राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। अगर अनरीज़नेबल ग्राउंड है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? रीज़न है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, ये सारा था एफआईआर के बारे में। आई होप कि भी समझ आया हो और कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा हो। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।